नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार पर कांग्रेस के नए वार की, कर्नाटक में मचे सियासी घमासान की, बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद में हुए नए खुलासे की, चिराग पासवान के नए ऐलान की और साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान की सियासत में अकेले पड़े सचिन पायलट, क्यों बीबीसी पर लग रहा है सरकारी कंपनी होने का आरोप। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अग्निपथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। सलमान खुर्शीद बोले, राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें, नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने कल बुलाया। 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। चीन ने जताया ऐतराज, बोला यह हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 14 अंकों की तेजी के साथ 59,847 पर हुआ बंद। निफ्टी 25 अंक उछलकर 17,624 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। राहुल गांधी के सवालों और जेपीसी जांच से वो लगातार भाग रही है, लेकिन इस मुद्दे पर हर रोज कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने ट्वीट करके अडानी मुद्दे पर कई सवाल पूछे हैं, साथ ही मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने आज एक बार फिर अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर साझा की है जिसमें अच्छे दिन किसके आ रहे हैं इसका जवाब भी दे डाला है। कांग्रेस के इस ट्वीट से बीजेपी की चिंताएं और बढ़ने वाली हैं। ट्विटर पर कांग्रेस लगातार बीजेपी का घेराव कर रही है। इससे पहले भी अडानी की स्पेलिंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल नेताओं पर जमकर निशाना साधा था। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर ट्वीट कर मोदी सरकार के खिलाफ अडानी की स्पेलिंग से अच्छे दिन किसके आ रहे हैं इसका जिक्र किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा, सवाल अच्छे दिन किसके आए, जवाब दोस्त के। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट और किया जिसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो साझा किया है। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, मित्रकाल, LIC और SBI में जनता का पैसा लगा है। इस पैसे को अडानी को बचाने के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है, समझिए इसकी पूरी कहानी। इस वीडियो में राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार आम लोगों के पैसों से अडानी ग्रुप को बचा रही है। कांग्रेस बीजेपी पर पहले से ही हमलावर है, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर बीजेपी की पोल खोल दी है। विपक्ष संसद से सड़क तक मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटा है। आगामी चुनावों और अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वैसे संसद से सड़क तक मोदी सरकार अडानी मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के इस वार से बीजेपी में खलबली मच गई है। खलबली तो इस वक्त कर्नाटक बीजेपी में भी देखी जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में महज 1 महीना बचा है। कांग्रेस बीजेपी समेत तमाम दल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मौसम में पनप रहा एक मुद्दा पूरी समीकरण बदल सकता है। अब कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिसका बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अमूल बनाम नंदिनी दूध के मुद्दे ने राजनीतिक तपिश कई गुना बढ़ा दी है। यही वजह है कि इसको लेकर कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार हासन में नंदिनी दूध के पार्लर पहुंचे और नंदिनी ब्रांड को अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि शिवकुमार और पूरी कांग्रेस पार्टी अमूल ब्रांड की कर्नाटक में एंट्री का विरोध कर रही है और इसे कर्नाटक के स्थानीय डेयरी ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बता रही है। कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी का विवाद 5 अप्रैल को शुरू हुआ था, जब अमूल ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में अमूल ने लिखा कि वो बेंगलुरु में दूध और दही उत्पादों की आपूर्ति करेगा। इस ऐलान के बाद यह सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के स्थानीय दूध ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसे कर्नाटक में अमूल के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के दबाव में गुजरात के दूध ब्रांड को कर्नाटक में एंट्री दी जा रही है। आरोपों के चलते सोशल मीडिया पर अमूल के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हालांकि मुख्यमंत्री बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कर्नाटक के करीब 22,000 गांवों में नंदिनी ब्रांड का नेटवर्क फैला है। नंदिनी के ज्यादातर दूध उत्पादक ओल्ड मैसूर के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें मांड्या, मैसूर, रामनगर एंड कोलार और दावणगेरे के मध्य कर्नाटक जिले शामिल है। इस पूरे इलाके में विधानसभा की करीब 120 से लेकर 130 सीटें आती हैं, जो कर्नाटक में चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकती हैं। नंदिनी बनाम अमूल का ये मुद्दा
कांग्रेस जेडीएस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी को इस मुद्दे से बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। कर्नाटक में अमूल नंदनी विवाद से कांग्रेस फायदे में है। अब बात करते हैं भारत चीन सीमा विवाद की। भारत और चीन की तकरार के बीच एक कारोबारी ने आरटीआई से सवाल पूछा। पुणे के कारोबारी के जवाब में सरकार ने कहा कि दरअसल दोनों देशों के बीच कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच कोई भी वास्तविक सीमा नहीं है, यानी हम जिसे एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं वो हकीकत में वास्तविक नहीं है। ये जानकारी आरटीआई में सरकार की ओर से दी गई है। पुणे के कारोबारी प्रफुल्ल सारदा ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कि सरकार ने गृह मंत्रालय में आरटीआई लगाकर पूछा था कि भारत और चीन के बीच एलएसी की क्या स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। गृह मंत्रालय ने बाद में उनकी आरटीआई को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया और विदेश मंत्रालय से जो जानकारी आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी माना जाए। यानी जो बातें चीन की ओर से कही जाती हैं कि भारत के साथ उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, उसका कुछ हद तक समर्थन सरकार का ये जवाब भी करता दिख रहा है। सरकार ने मान लिया है कि सरहदी क्षेत्र में कोई एलएसी नहीं है। सरकार के जवाब पर आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि मोदी सरकार दावा करती है कि उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण से देश की रक्षा की है। जब वो खुद मानते हैं कि दोनों पक्षों को स्वीकृत कोई एलएसी नहीं है, तो फिर उसने किन क्षेत्रों को सुरक्षित किया है और वर्तमान में वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है। इससे पहले सेना की ओर से आरटीआई अधिनियम के सेक्शन 8(1)(a) के तहत कुछ छूट का हवाला देते मांगी गई जानकारियां देने से मना कर दिया गया था। भारत चीन सीमा 3500 किलोमीटर लंबी है और सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया है उससे तो यही लगता है कि अधिकांश हिस्से पर विवाद है। चीन से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं लगती हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार का जवाब उसकी मुसीबतों में इजाफा कर सकता है। मुसीबतें तो बिहार में भी बीजेपी की बढ़ना तय मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों से रमजान में होने वाली इफ्तार पार्टियां बिहार की सियासत में सुर्खियां बन रही हैं। एक साल पहले राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी से बिहार में एनडीए की सरकार चली गई थी और इस बार आरजेडी की इफ्तार पार्टी फिर से सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। राबड़ी देवी के आवास पर हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार की दावत हुई। तेजस्वी यादव की ओर से ये दावत दी गई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया था। बीजेपी को छोड़कर बिहार की लगभग हर पार्टी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन इफ्तार पार्टी में सुर्खियां बटोरी एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान ने। चिराग जैसे ही राबड़ी देवी के घर पहुंचे, उनका तेजस्वी यादव ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने ये कहकर बीजेपी को झटका दिया था कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग के तेजस्वी के इफ्तार में शामिल होने के बाद अब जेडीयू की ओर से चिराग को महागठबंधन में आने का ऑफर भी दे दिया गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि चिराग का हम महागठबंधन में स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। जेडीयू की ओर से चिराग को महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया गया, तो दूसरी ओर चिराग भी नीतीश के साथ अपनी दूरियां मिटाने की कोशिश करते दिखे। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में जब उनकी नजर नीतीश कुमार से मिली, तो चिराग ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। चिराग के साथ गले मिलते तस्वीरें, नीतीश का आशीर्वाद और अब जेडीयू के न्योते ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, जिससे साफ दिख रहा है कि महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, तो बीजेपी अकेली पड़ती दिख रही है। महागठबंधन की मजबूती बीजेपी की हार है। इधर सचिन पायलट भी सीएम गहलोत के सामने हार गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई नेता बयान देगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं पायलट और गहलोत के मामले को सुलझाने के लिए राज्य प्रभारी प्रभात रंधावा को जिम्मेदारी दी गई है। तो कैसे अकेले पड़ गए पायलट, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जब दावा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की और उन्होंने विरोध के प्रतीक के रूप में 11 अप्रैल को एक दिन का उपवास रखने की घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा,
मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के साथ राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाएं लागू की हैं और नई पहल की है, जिसने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा राज्य में पार्टी संगठन के समर्पण और दृढ़ संकल्प से संभव हुई एक उत्कृष्ट सफलता है। कांग्रेस इन ऐतिहासिक उपलब्धियों और हमारे संगठन के सामूहिक प्रयासों के बल पर लोगों से नए जनादेश की मांग करेगी। इससे पहले गहलोत पर निशाना साधते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने विपक्ष में रहते हुए वादा किया था कि जांच कराई जाएगी। अगर गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच कोई गठबंधन था तो सवाल उठाए जा सकते थे, ये साबित करने के लिए कि उन्हें जल्द ही कार्रवाई करनी होगी कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये महसूस होना चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पायलट ने आगे कहा कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए हमने 45,000 करोड़ रुपए के घोटालों के बारे में आवाज उठाई थी और वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इन घोटालों की जांच करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इधर सचिन पायलट अपने सख्त तेवरों की वजह से अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं, यानी इस बार भी उन्हें गहलोत के खिलाफ बोलने पर मुंह की खानी पड़ सकती है। राजस्थान में सचिन पायलट को फिलहाल आने वाले चुनावों पर फोकस करना चाहिए, वही उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। इधर बीबीसी पर भी सरकारी फायदा लेने का आरोप लगा है। एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है, तभी से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। मस्क के फैसलों पर विवाद भी हो रहे हैं और अब ट्विटर ने बीबीसी को लेकर जो दावा किया है उससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। तो क्या है ट्विटर का दावा जिससे नाराज है बीबीसी? देखते हैं ये रिपोर्ट। ट्विटर ने अपनी नई पॉलिसी में बीबीसी को सरकारी पैसे पर संचालित होने वाली मीडिया कंपनी करार दिया है, जिसके बाद से बीबीसी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ट्विटर की इस प्रतिक्रिया पर बीबीसी ने सुनहरे लेवल को हटाने की बात कही है। दरअसल ट्विटर ने कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी एक गवर्नमेंट फंडेड मीडिया है। इसके साथ ही ट्विटर ने बीबीसी को गोल्ड टिक भी दिया। ट्विटर ने बीबीसी के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगा दिया है, जिससे बीबीसी नाराज हो गया है। बीबीसी ने इस पर आपत्ति जताई और ट्विटर प्रबंधन को ये लेबल फौरन हटाने के लिए कहा। बीबीसी का कहना है कि हम एक स्वतंत्र समाचार संस्था हैं। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए इस मामले में बीबीसी के स्टैंड के बारे में पूछा है। मस्क ने लिखा है कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, मैं भूल रहा हूँ। ट्विटर के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर बीबीसी को लेकर तरह तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। बता दें कि बीबीसी ब्रिटेन में स्थापित की गई एक कंपनी है। 21वीं सदी के बाद बीबीसी कई भाषाओं में टेलीविजन प्रोग्राम, रेडियो, पॉडकास्ट, डिजिटल पोर्टल चला रही है। हाल ही में हुए ट्विटर पर बदलावों के कारण टिक्स को ब्लू, ग्रे और गोल्डन में अलग अलग बांटा गया है। गोल्डन टिक सरकार समर्थित संस्थानों को दिया गया है। बीबीसी को भी गोल्डन टिक मिला है। गोल्डन टिक को लेकर बीबीसी और ट्विटर की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर वायरल है। और बुलेटिन के आखिर में बात अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार पिछले साल अग्निपथ योजना लेकर आई थी, जिसके खिलाफ देश भर में जमकर बवाल मचा था। विपक्षी दलों ने भी सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार अड़ी रही। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? देखते हैं ये रिपोर्ट। तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें इस योजना में कोई कमी नहीं पाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, सॉरी, हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के जरिए भर्ती को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। इस मसले पर बेंच 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JV पारदीवाला पीठ ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग से पहले चुने गए अभ्यर्थियों के पास नियुक्ति का अधिकार नहीं है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह भर्ती योजना देश हित में है। इससे सेनाओं की तैयारी बेहतर हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल रक्षा मंत्रालय की ओर से सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के जरिए निचले स्तर पर सेनाओं में भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल होगा। इनमें से करीब 25% लोगों की सेवा आगे बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार की इस योजना को लेकर अभी भी लोगों में नाराजगी है। तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार पर दबाव बनाकर पुरानी योजना को बहाल करने के लिए कहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।